मैं धर्मेंद्र आचार्य IAS यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग तटवर्ती मैदान में पूर्वी तटवर्ती मैदान को या तटीय मैदान पर को देखेंगे और इस पर विचार विमर्श करेंगे। तो आइए पूर्वी तटीय मैदान पर हम लोग विचार विमर्श करें। पूर्वी तटीय मैदान स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है और इस बीच में कई नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नूरू आदि नदी इस क्षेत्र से बहती है। इस मैदान के निर्माण की बात अगर हम करें तो इस मैदान के निर्माण में इन महत्वपूर्ण नदियों महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि के द्वारा लाए गए जो गाद, अवसाद और जलोढ़ हैं उसके निक्षेपण से तथा इन नदियों के डेल्टाई क्षेत्र से इस मैदान का निर्माण हुआ है। इस मैदान के निर्माण में बेलांचली क्षेत्रों की भी भूमिका है और बेलांचल क्षेत्र में जो निक्षेप हुए हैं गाद और अवसादों का उससे भी इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान के निर्माण में यहाँ पर लाए गए गाद अवसाद के साथ साथ ज्वार की भी द्वारा कुछ डिपोजिशन हुआ, कुछ निक्षेप हुए, उससे निर्माण हुआ था। जबकि यहाँ पर बेलांचली क्षेत्रों में कुछ निक्षेप हुए हैं उससे इसका निर्माण हुआ और डेल्टाओं के माध्यम से और अन्य नदियों के द्वारा लाए गए गाद से इसके निर्माण हुए हैं। इस मैदान के बारे में अगर देखें तो चूंकि डेल्टाओं से इसका निर्माण हुआ है अतः डेल्टा के कारण इसकी चौड़ाई बढ़ गई है और इसकी चौड़ाई हम देखते हैं औसत चौड़ाई लगभग 100 किलोमीटर से लेकर के 150 किलोमीटर तक है। और इस पूर्वी तटीय मैदान को अध्ययन करने के लिए हम देखें तो प्रायः भूगोलविदों ने इसे दो भागों में बांट दिया है। पहला उत्तरी सरकार का तट मैदान और दूसरा कोरोमंडल तट का मैदान। तो उत्तरी सरकार का जो मैदान है वह स्वर्णरेखा से लेकर के कृष्णा नदी तक है और कोरोमंडल तट का जो मैदान है वह कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक। तो कृष्णा नदी के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं वहां से लेकर के मोटे तौर पर यहां से लेकर के हम देखते हैं यहां तक कन्याकुमारी तक आपको कोरोमंडल तटीय मैदान है। पूर्वी तटीय मैदान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। जैसे हम लोगों ने कल के वीडियो में पश्चिमी तटीय मैदान की कुछ विशेषताओं को देखा था, तो आज हम लोग पूर्वी तटीय मैदान की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहली विशेषता यही कि यह मैदान पूर्वी तटीय प्रदेश जैसे उड़ीसा, जैसे आंध्र प्रदेश फैला हुआ है। इस मैदान के से होकर कई नदियां, दर्जनों नदियां बहती हैं जिसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नूरू आदि महत्वपूर्ण नदियां, बेगई आदि महत्वपूर्ण नदियां हैं। इस मैदान के निर्माण में इन नदियों के डेल्टा की बहुत बड़ी भूमिका है और इस तरफ की सभी नदियां डेल्टा बनाती है। जबकि इधर के पश्चिमी तटीय मैदान में हम लोगों ने देखा था कि इधर की अधिकांश नदियां ज्वार नदमुख बनाती है। अगली बात हम देखते हैं कि इस मैदान के उत्तरी भागों में यानी पूर्वी तटीय मैदान के ऊपरी भागों में, उत्तरी भागों में लेगून झील की अधिकता है। जबकि पश्चिमी तटीय मैदान में हम लोगों ने देखा था कि इसके दक्षिणी भागों में लेगून झील की अधिकता है। तो इसके उत्तरी तटों पर लेगून झील की अधिकता है, जैसे चिल्का झील, जैसे पुलिकट झील, ये सब लेगून झील के उदाहरण हैं। लेगून झील की चर्चा हम लोगों ने कल ही किया था। और अगर इसकी विशेषता देखें तो यहाँ पर इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है पूर्वी तटीय मैदान के इन क्षेत्रों में, इसमें दोनों मानसूनी पवनों की भूमिका है। पहला दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन और दूसरा उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कोरोमंडल तट पर दक्षिण पूर्वी मानसूनी पवन से, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन से वर्षा नहीं होती है क्योंकि इसके समानांतर निकल जाती है और इधर अरब सागर वाला जो वर्षा ये पवन है वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। तो इस तरह से यहाँ पर उत्तर और पूर्वी मानसूनी पवन से और दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन से इन क्षेत्रों में वर्षा होती है। और चूंकि
क्योंकि यहाँ पर इस पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में कम वर्षा होती है, अतः यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है, और जलोढ़ मिट्टी है तो ये अत्यंत उपजाऊ मिट्टी है, क्योंकि डेल्टा वाले भाग में है ये, प्रतिवर्ष यहाँ पर गाद अवसाद आते हैं, अतः अत्यंत उपजाऊ मिट्टी है। और इसमें खाद्यान्न की फसल, विशेष करके चावल की फसल यहाँ पर बड़े स्तर पर धान की खेती की जाती है। यह उथला भाग है, अर्थात यहाँ पर डेल्टाओं की अधिकता है, इसलिए इस क्षेत्र में बंदरगाह कम है, विशेष करके प्राकृतिक बंदरगाह का अभाव है। अगर एक बंदरगाह विशाखापट्टनम को हम छोड़ दें तो अधिकांश कृत्रिम प्रकार के बंदरगाह हैं, जैसे चेन्नई बंदरगाह, जैसे तूतीकोरन बंदरगाह, जैसे पारादीप बंदरगाह। ये सारे बंदरगाह जो हैं वो आपको कृत्रिम बंदरगाह हैं, उनके पोताश्रय कृत्रिम हैं, और बंदरगाह की संख्या भी यहाँ पर हम देखते हैं कम है। एक और बात यहाँ हम देखते हैं कि इन क्षेत्रों में पुलीन अर्थात बीच की अधिकता है, जैसे विशाखापट्टनम बीच, और सबसे महत्वपूर्ण जो भारत का सबसे बड़ा बीच है, जिसको हम चेन्नई में मरीना बीच के नाम से जानते हैं, यह बीच यहाँ पर है, और ये भारत का सबसे बड़ा बीच है। बीच का अर्थ क्या हुआ कि इन तटीय क्षेत्रों से समुद्र के कछार वाले भाग जो हैं वो सीधा होते हैं, यानी कि वहाँ ढाल कम होता है और वह समुद्री बालू और कंकरों से बना होता है, जहाँ लोग सैर सपाटा के लिए जाया करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं पूर्वी तटीय मैदान के हम लोग देखते हैं। अब पूर्वी तटीय मैदान को अगर हम प्रादेशिक दृष्टिकोण से देखें तो ये प्रादेशिक दृष्टिकोण से 3 भागों में बटा हुआ है। पहला, उत्कल का मैदान। ये उत्कल का मैदान उड़ीसा क्षेत्र में उत्तरी सरकार वाले भाग में पड़ेंगे, और इसको हम देखें तो उड़ीसा का तटीय क्षेत्र में यह 400 किलोमीटर लंबा और लगभग 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इसके निर्माण में महानदी के जो डेल्टा है उसकी भूमिका और उसके द्वारा लाए गए गाद अवसाद की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें अगर हम देखें तो इसके दक्षिणी भाग में जहाँ पर महानदी गिरती है, जस्ट उसी के अगल बगल में चिल्का झील है, जो सबसे महत्वपूर्ण झील है। यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का एक बहुत महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा लेगून झील है। भारत का तो सबसे बड़ा झील है ही यह, और खारे पानी के दृष्टिकोण से भी सबसे बड़ा झील है। सभी झीलों में ये बड़ा झील है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 900 वर्ग किलोमीटर में है, और बरसात के समय में इसका क्षेत्रफल लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर में 1175 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल हो जाता है। ये चिल्का झील लेगून झील का उदाहरण है, सबसे बड़ा तटीय झील है, और ये झींगा पालन के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ पर हमारे नौसेना के ट्रेनिंग सेंटर भी हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि चिल्का झील इस उत्कल के मैदान के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। चिल्का झील से अगर हम थोड़ा ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ जाएं तो आपको जगन्नाथपुरी दिखेगा, और जगन्नाथपुरी जो है वहाँ पर भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के यहाँ पर विग्रह स्थापित किए गए हैं, उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। ये भारत का इकलौता मंदिर है जिसमें भगवान कृष्ण अपनी बहन और अपने भाई के साथ विराजमान हैं। इस मंदिर का निर्माण 11वीं 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंगवंश के शासक अनंत बर्मन चोड ने किया था, और बाद में फिर इसका रिपेयरिंग किया गया। यह भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर है। और इससे थोड़ा सा लगभग 40-40 किलोमीटर अगर हम दक्षिण, उत्तर और पूरब की तरफ जाएं तो वहाँ पर कोणार्क मंदिर है, और कोणार्क मंदिर सूर्य का मंदिर है और अपने समय का विख्यात मंदिर है। इसका निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था, और वह भी गंगवंश का ही शासक था, पूर्वी गंगवंश का शासक था। तो इस तरह से हम देखते हैं चिल्का लेक के उत्तर की तरफ हम जाएंगे, उत्तर पूरब की तरफ तो जगन्नाथपुरी के और उत्तर पूरब की तरफ जाएंगे तो कोणार्क टेम्पल, और उससे थोड़ा सा और अगर हम उत्तर और पूरब की तरफ जाएं तो यहाँ पर भीतरकनिका है, जो भीतरकनिका मैनग्रोव के लिए उड़ीसा में अवस्थित होंगे। ये मैनग्रोव वनस्पति के लिए महत्वपूर्ण है, और यह नेशनल पार्क भी बनाया गया है। अब आते हैं आंध्रा का मैदान। आंध्रा के मैदान को देखें तो आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में यह फैला हुआ है, और बहरामपुर से यह पुलिकट झील तक अवस्थित है। बहरामपुर से पुलिकट झील के बारे में आप लोग जानते होंगे। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। इसका 84% भाग पुलिकट झील का आंध्र प्रदेश में
और लगभग 16% भाग हम देखते हैं कि तमिलनाडु में अवस्थित है। ये पुलिकट झील को अगर हम देखें तो पुलिकट झील के पास में श्री हरिकोटा द्वीप है, जो इसे बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर आप देखेंगे यहीं पर है तो अलग करता है। और इसके पश्चिमी भाग के पास देखेंगे तो बकिंघम नहर है पुलिकट झील में, और बकिंघम नहर बहुत प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, जस्ट इस तरफ यहाँ पर वेम्बनाड झील है, और वेम्बनाड झील के बीच में ही आप देखेंगे एक द्वीप है जिसका नाम वेलिंगटन द्वीप है। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि वेलिंगटन द्वीप कहाँ है, और वेलिंगटन द्वीप जो है वो वेम्बनाड झील के पास है। यहीं पर प्रतिवर्ष नौकायन की प्रतियोगिता, राष्ट्रीय नौकायन की प्रतियोगिता होती है वेम्बनाड झील में। और यहाँ पर हम देखते हैं बकिंघम नहर है, और ये जो पुलिकट झील है इसमें कई प्रकार के पक्षी, कई 15,000 प्रकार के तो हंस पक्षी, इसके अतिरिक्त बगुला, बत्तख, यहाँ पर जो है सो जलसिंह है, और कई प्रकार के पक्षियाँ यहाँ पर प्रवासी करते हैं, निवास करते हैं। और इस तरह से पुलिकट झील अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुलिकट झील का अगर क्षेत्रफल हम देखें तो लगभग 450 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ लेगून झील का उदाहरण है। तो कुल मिलाकर के बहरामपुर से पुलिकट झील तक आंध्रा का मैदान है कि यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य में एक कोलेरू झील है। तो आंध्र प्रदेश के मैदान वाले क्षेत्र में एक और झील है जो गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा के बीच में पड़ता है, कोलेरू झील। यह मीठे पानी का झील है, यह भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। इसका क्षेत्रफल लगभग 245 वर्ग किलोमीटर में है, और ये झील जो है सो गोदावरी और कृष्णा नदी में अगर बाढ़ आती है तो प्राकृतिक रूप से इसको संतुलित करने का प्रयास करता है। यहाँ पर कई देश से पक्षियाँ आती हैं, जैसे 20 मिलियन पक्षियों का यह आवास स्थली है। 1999 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। अक्टूबर से मार्च के बीच में इस कोलेरू झील में आपको यूरोप से, पूर्वी यूरोप से और साइबेरिया के लाखों पक्षियां आकर के प्रवास करती हैं। तो कुल मिलाकर के आंध्र प्रदेश वाले मैदान के क्षेत्र में हम देखते हैं दो महत्वपूर्ण झील, एक कोलेरू झील और दूसरा हम देखते हैं पुलिकट झील अवस्थित है। और तीसरा क्षेत्र जो है इसका मैदानी भाग वो तमिलनाडु का मैदान, जिसे हम कोरोमंडल तट के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो अवस्थिति इसको देखें तो तमिलनाडु में पड़ता है, और इसकी लंबाई 675 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई देखें तो सबसे अधिक चौड़ा 110 से लेकर के 200 किलोमीटर तक इसकी एवरेज चौड़ाई है। और इसके निर्माण में कावेरी की डेल्टा के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और कावेरी की डेल्टा काफ़ी उपजाऊ माना जाता है। आप अगर तमिल साहित्य को पढ़ेंगे या उस क्षेत्र के साहित्यों को पढ़ेंगे तो पता लगेगा कावेरी के डेल्टा का महत्व। और यहाँ पर चावल की खेती की जाती है, और दक्षिण भारत के इसे खाद्यान्न की टोकरी, डलिया या कटोरा कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं तमिलनाडु का क्षेत्र, ये मैदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो पूर्वी तटीय मैदान में यही 2-4-5 चीज़ें हैं जो हमें देखने और समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर चिल्का लेक को देखना है, पुलिकट लेक को देखना है, कोलेरू लेक को झील को देखना है, उसके बाद भितरकनिका है, कोणार्क है, पुरी है। और इस तरफ देखें तो कुछ उसकी जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को आपको ध्यान में रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।